नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अपने एक दिन के जबलपुर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यूं तो राजनीतिक कार्यक्रमों और बातों से दूर रहे हैं, लेकिन महाकौशल अंचल के उनके समर्थकों में गजब का उत्साह उस वक्त देखने को मिला जब सिंधिया शुक्रवार को सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने और अपने एक समर्थक के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने जबलपुर आए थे। बता दें कि सिंधिया समर्थकों की तो जबलपुर की 2 विधानसभा सीटों पर उनके द्वारा दावेदारी ठोकी जा रही है। राजनीति की महाभारत में अर्जुन की तरह निशाने पर सीधा तीर मारने वाले सिद्धहस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को जबलपुर में तीरंदाजी के फील्ड में अपना हाथ आजमाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी फिटनेस दिखाने के लिए दौड़ते हुए पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाया। परंपरागत देसी खेल गिल्ली डंडा, पिट्ठू और कंचे का भी उन्होंने भरपूर आनंद लिया। वो खेलते रहे और समर्थक तालियां बजाते रहे। इस दौरान महाराज राजनीति से दूर रहे, लेकिन राजनीतिक संदेश देते रहे। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनौती दी और कहा कि इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत लोकसभा जैसी हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी इतनी भी सीट नहीं आएगी कि वो सरकार तो दूर अपना नेता प्रतिपक्ष भी बना सकें। वहीं साथ ही कहा कि प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव में पहले ही समाजवादी पार्टी को खारिज कर चुकी है। कहीं चले जाए, जहाँ के हैं वहीं कुछ कहीं के नहीं रहे। आप समाजवादी पार्टी की जिक्र कर रहे हो, उनका उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं है। दूसरा, वर्तमान दौर देखो, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, ये युग उसका युग है, इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का युग है। अब आप चुनाव पे आ जाओ और चुनाव पे आके कहने लगो कि हमें वोट दो, तो जनता बहुत समझदार हो गई है। जनता सीधी जुड़ी हुई है। जनता जानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास वैश्विक नेतृत्व है और विश्व के अंदर भारत की ध्वजा पताका मोदी जी फहरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी फहरा रही है। इसलिए बाकी के दलों को आप देख रहे होंगे सिमटते चले जा रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश के 2023 में रहने वाली है। ये 10 साल से नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में नहीं बना पाए। आने वाले कल में ये मध्य प्रदेश में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाएंगे। आप तय मान के चल। लगभग 1200 प्रकरण, मतलब हर महीने 100 प्रकरण यहाँ पर निराकृत होंगे। अभी मध्य प्रदेश में 600 प्रकरण हमारे होते हैं। ये चौथी लैब है। आने वाले दिनों में हम जबलपुर में भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे और उसके जबलपुर होते ही रीवा और रतलाम 2 जगह और इस तरह की लैब को प्रारंभ करने का है। सरकार की सहमति है। अभी हमने वैज्ञानिक अधिकारियों के 30 पद, 21 लैब तकनीशियन के और 25 लैब असिस्टेंट के और 44 वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों की भर्ती की सहमति राज्य सरकार ने दी है। ये अपराधी तक पहुंचने में, अपराधी को सजा दिलाने में, पीड़ित को न्याय दिलाने में बहुत सक्षम और कारगर डीएनए लैब होती है। ग्वालियर में हमारे माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। वहीं खरगोन के कलेक्टर ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर सरपंच पहुंचे। इस दौरान जमकर हल्ला भी हुआ। फिर बात बढ़ेगी तो दूर तक जाएगी वाला हिसाब यहां भी नजर आया। बात बढ़ी तो डिप्टी कलेक्टर साहब ने गमछे के साथ ही सरपंच को अपनी ओर खींच लिया। वो तो भला हो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों का, जिन्होंने सरपंच को वहां से हटा दिया। नहीं तो जिस तरीके से डिप्टी कलेक्टर ने सरपंच पर झपट्टा मारा, उससे तो साफ जाहिर था कि साहब नारेबाजी से खुश नजर नहीं आ रहे थे और सबक सिखाने के मूड में थे। मैं ग्राम पंचायत बाजपा का सरपंच हूँ, खरगोन डिस्ट्रिक्ट का। ब्लॉक बढ़वा है मेरा। आज हमारे खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सरपंच सचिव जीआरएस संयुक्त मोर्चे का एक
यहाँ पर आंदोलन था कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने का। उसके संबंध में हम कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन देने गए थे अभी। तो वहाँ पर हम नारे लगाते लगाते गेट पर चले गए। वहाँ पर जब गेट पर गए तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, सुरक्षा गार्ड, उन्होंने भी धक्का मुक्की करी मेरे साथ। और उसके बाद जब मैं गेट पर मुझे ले आए, हम सभी सरपंच साथीगण संयुक्त मोर्चा के सभी लोग भारी संख्या में वहाँ एकत्रित हुए थे। तो उन्होंने बाहर जाने को बोला, आप बाहर जाइए। तो मैंने नारे लगाना चालू कर दिए। तो मैं नारे ही लगा रहा था और सर ने मेरा रुमाल और कॉलर पकड़ लिया मैंने। सरपंच सचिव ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के लोग थे। तो इसमें सरपंच भी थे, सचिव है, ग्राम रोजगार सहायक, ये लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे कि मांगों से संबंधित है। तो वो ज्ञापन हमने ले लिया है और कलेक्टर साहब और सीईओ जिला पंचायत के संज्ञान में लाएंगे और जो भी उसमें उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक के सरपंच सचिव यहाँ पर खड़े रहे, नाराज होकर वो अंदर परिसर में भी आए थे। आपने भी नाराजगी जाहिर की है। एक्चुअली देखिए, मैं बिजी था किसी सरकारी काम में, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। अधिकारी अगर कोई किसी सरकारी काम में व्यस्त है तो। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में हो रहे विकास कार्यों के विषय पर खुशी जाहिर की। आपको सुनाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ तरह की समस्याएं आई, मैं उन पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। लेकिन मुझे सीईओ भी कहा, सिंधिया जी ने भी कहा, तोमर जी ने भी कहा, और इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के सीईओ के रूप में आपका विश्वास दिलाता हूं, आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। टीम मध्य प्रदेश हर हालत में आपके साथ खड़ी रहेगी, कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। हम आपको ऐसा वातावरण देंगे कि आप खुद आगे भी निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। मेरी 7 सूत्रीय रणनीति, नंबर 1 संवाद लगातार। उन्हें तो इन्वेस्टर समिट में बुला लिया, बाद में फिर टाइम मांगा तो दिया ही नहीं। हम लगातार हमारी टीम लगातार संवाद में रहेगी। दूसरा सहयोग, हर परिस्थिति में आपको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग। तीसरी सुविधा, नीति के अनुसार हर सुविधा देंगे। चौथा स्वीकृतियां बिना चक्कर लगाए निश्चित समय सीमा में आपको सारे क्लियरेंसेज मिल जाए। 5वां सेतु, उद्योगों के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन जिसका मैं जिक्र करूंगा। 6वां सिंगल विंडो सिस्टम, सरलता। सिंगल विंडो मतलब रियल सिंगल विंडो नहीं, कई बार सिंगल विंडो भी 7वीं 8वीं विंडो बन जाती है। और इसके बाद समन्वय, नहीं तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यहां से आगे निकला तो वहां अटक गया। लेकिन समन्वय विभिन्न विभागों के बीच, विभिन्न एजेंसीज के बीच, यह हमारी रणनीति है। इस पर हम अमल करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए, मेरे बेटा बेटियों, जो हमारे पास इंटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आए हैं, मैं अब उसका उल्लेख करना चाहता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा में 6,09,478 करोड़ के 11,84,954 लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर 2,80,753 करोड़, 4,50,127 को रोजगार। फूड प्रोसेसिंग, एग्री प्रोसेसिंग 1,06,149 करोड़, 2,20,160 रोजगार। आईटी और आईटी के साथ जो एलाइड सेक्टर है 78,778, 2,22,371 को रोजगार। केमिकल और पेट्रोलियम उत्पाद 76,769 करोड़, 71,704 रोजगार। सर्विसेज में
71,351 करोड़, 1,66,700 रोजगार, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ईबी इलेक्ट्रिक व्हीकल 42,254 करोड़, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग 17,916 करोड़, 56,373 रोजगार, टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स 16,914 करोड़, 1,13,502 रोजगार और अन्य फुटकर खुदरा 1,25,855 करोड़, 1,24,168 रोजगार, कुल मिलाके 15,42,514 करोड़ रुपया और लगभग 29 लाख रोजगार। बच्चों को भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इन बच्चों के साथ जल्लादों जैसा सलूक करते हैं। ऐसा ही हैरान करने वाला मामला जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके के प्रेम नगर में भी सामने आया, जहां दंपति ने एक मासूम नवजात बच्ची को रोता बिलखता एक अनजान घर में छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। जबलपुर के प्रेम नगर में एक महिला और पुरुष ने चंद दिनों की नवजात मासूम बच्ची को सुनसान घर में छोड़कर भाग निकले। उनका ये हरकत उस घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घर मालिक अरविंद पटेल जब अपने घर पहुंचे तो लावारिस नवजात बच्ची को आंगन में देखकर दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और पूछताछ की। जब बच्ची के माता पिता की जानकारी नहीं मिली तो फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मैं 7:30 बजे लगभग घर पे आया तो गेट खुला दिखा मेरे को, तो मैंने गाड़ी अंदर रख के जैसे देखा तो कॉर्नर पे मुझे कंबल दिखा, तो मैंने पास जाके देखा तो उसमें बच्ची थी कंबल में। ये कौन सी जगह पे? ये प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के पास है, नैयर बर्फ फैक्ट्री के पास, आशीर्वाद अपार्टमेंट के बाजू में। क्या पता चल पाया कौन है? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। एक लड़का और एक लड़की कैमरे में देखा तो वो सामने से निकलते हुए दिखे हैं बस। कोई यहाँ से निकले, उन्होंने देखा क्या है तो बोले बच्चा है, किसका है। तब सीसीटीवी वगैरह फुटेज में देखे तो उसमें एक महिला एक पुरुष का आते हुए दिखे हैं। और अब हमने चूँकि 20-25 मिनट बाद हमें सूचना मिली है, 35 मिनट करीब बाद हमें सूचना मिली है, तो हम लोग यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। तो अभी हमने स्टाफ को आसपास लगाया हुआ है और कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की कोई जो नर्सिंग होम्स हैं जहाँ कहीं बच्चा डिलीवर हुआ हो और उनका चेहरे का प्रयास करेंगे आइडेंटिफाई करके कि जो किन्ने रखा है, आरोपी कौन है। और बच्ची को अभी हम चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद से और मेडिकल कॉलेज। वहीं ग्वालियर में आधी रात के वक्त एक पुलिस अफसर ने जो किया उसे सुनकर हर कोई प्रसन्न है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। एसडीओपी संतोष पटेल ने रात्रि गश्त के दौरान सड़क पर ठिठुर रहे एक बुजुर्ग को राहत भरी गर्माहट दी। पटेल ने बुजुर्ग को अपना टोपा और मोजा उतारकर पहनाया और उनको रात में रहने के लिए एक जगह का इंतजाम किया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एसडीओपी संतोष पटेल ने ग्वालियर में हाईवे के किनारे एक बुजुर्ग को प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर सोता देख 3 डिग्री तापमान वाली सर्द रात में बुजुर्ग ठंड से कांप रहा था। ये देख एसडीओपी संतोष का दिल भर आया। उन्होंने बुजुर्ग को उठाया, अपना टोपा और मोजा उतारकर बुजुर्ग को पहनाया और रात काटने के लिए एक दुकान में सोने का इंतजाम भी करवाया। फिर सुबह होते ही उन्हें श्योरपुर स्थित उनके घर पहुंचाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई एसडीओपी की तारीफ करते नहीं थक रहा। रात्रि में गश्त पर थे, तभी हमने देखा कि हाईवे किनारे आग सुलग रही है और 2-3 रोटियां रखी हैं। उधर बरसाती में कोई लिपटा हुआ है। जब उसको जगाकर देखा तो पता चला कि उसके साथी ड्राइवर ने उस बुजुर्ग को बीच रास्ते पे छोड़ दिया था। वो बेसहारा था, ठंड से ठिठुर रहा था। इंसान होने का हमारा एक कर्तव्य था और पुलिस वाले होने के नाते ड्यूटी भी थी, तो हमने उसको अपने। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि जनता का सैकड़ों करोड़ों खर्च कर मध्य प्रदेश की छवि बिगाड़ी गई। उन्होंने लिखा कि शिवराज मामू विदेश से आए अतिथियों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगो।
हो गया तो कि हम लोगों को बोला गया कि आप टीवी पे देखिए। टीवी पे देखना मैं अपने घर पे देखूंगी बैठ के, मैं यहाँ आके देखूंगी। इतना पैसा खर्च करके आए हैं हम लोग, ये नहीं देखने आए हैं। दूसरी चीज कि आज 8:30 बजे आ गए थे और बोल दिया गया कि सारे दरवाजे बंद हैं, हॉल फुल हो गया। हॉल फुल हो गया तो उसमें कितने लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। और हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था कि अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। दिस इज द मोस्ट इंसल्टिंग थिंग वी एक्सपेक्टेड। और इतनी रोजी पिक्चर दी जा रही है मीडिया में, इतना अच्छा दिया जा रहा है कि सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है? तो उस टाइप का भी कीजिए। इतने लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए थे जिन्होंने, सब ने बोल दिया हम वापस ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि सब लोग मोदी जी के उससे ही आ रहे हैं, उनके उससे वो चलता है और उसी दिन पे इतना कमोशन इतना ज्यादा कर दिया। तो आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। जूली जैन फ्रॉम यूएसए। Problem is only one. We have registered, we are invited guests. After the registration, we are coming here. So they knew exactly how many numbers are coming all the way from different parts of the globe. And we are here especially to listen Modi ji from as close as possible. So like the flight, they should have allocated each and every people who have registered with the hall capacity. But they failed to match that. And now when we arrive here from 9 o'clock, an hour in advance, still we are told we cannot go to the hall. Hall is full. And they are making all kinds of excuses, which I cannot understand. We have attended 60,000 capacity hall in Wembley Arena. We were allocated to our seats. So why this mismanagement here? Why this excuse there is no space? They knew exactly how many people are coming. They have taken our money. And here there is no tea and coffee. There was no chairs here. There are no washroom facilities even I can't see here. So we are just... वहीं इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक व्यवस्था को लेकर हुई असुविधा के लिए अतिथियों के हाथ जोड़कर माफी मांगी। आपको बता दें कि क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। छोड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता ऐसी थी कि हाल छोटा पड़ गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं, अगर कोई असुविधा हुई तो दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। हमारे प्यार को हृदय में रख के जाइए और हमें क्षमा कीजिए। उस वक्त बहुत मोमेंटरी वो था जिसमें मैं डिस्टर्ब्ड हो गई थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई थी और कोई भी परेशानी नहीं थी वहां पर। मैं समझ सकती हूँ कि हॉल छोटा पड़ गया था और सीएम जी ने माफी भी मांगी है इस बात को लेके कि हॉल छोटा पड़ गया, लोग ज्यादा थे, लेकिन दिल में बहुत जगह है और मैं इस बात को बहुत सराहती हूँ। और अगर किसी को भी ठेस लगी है तो प्लीज इससे मैं माफी मांगती हूँ। और मैं वहीं भारतीय सेना में भर्ती हो रहे अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जबलपुर के एक सिग्नल प्रशिक्षण केंद्र में 1260 जवानों के पहले बैच को युद्ध कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर राइफल में भी एक बैच की ट्रेनिंग शुरू हुई है। सेना की तरफ से बताया गया है कि अग्निवीरों ने अपने आप को सैनिक दिनचर्या में अच्छी तरीके से ढाल लिया है। अग्निवीर में सिलेक्शन होने से मेरे साथ मेरे परिवार और परिजनों में हर्ष और खुशी का माहौल है। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय सेना का, जिसकी निष्पक्षता के साथ और कठिन परिस्थिति का सामना कर मैं यहाँ तक पहुँचा। अग्निपथ स्कीम जो है ये पिछले साल जून में सरकार ने अनाउंस किया था और उसके बाद जो है हमने इनकी भर्ती की प्रतिक्रिया यहाँ देखी है। हमने तो अपने आंखों से देखी है यहाँ पे हमारे सेंटर में होते हुए, क्योंकि ZRO जबलपुर ने जो MP के हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की पूरी भर्ती है वो यहाँ पे की थी। उस टाइम पे हमने देखा किस तरह का जोश उमड़ के आया था इन लड़कों में और किस तरह की भीड़ यहाँ पे आई थी। बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आए थे भर्ती होने के लिए। और उस दौरान जब हमने देखा था बहुत ही एक निष्पक्ष तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से भर्ती की कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इसमें पहले इनके फिजिकल टेस्ट हुए, फिर बाद में मेडिकल टेस्ट हुए। और वहीं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा हर कोशिश की जा रही। इसी क्रम में रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री TS देव सिंह ने अहम बैठक कर ली। बैठक में स्वास्थ्य सचिव DME और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन MS शामिल रहे।
बैठक में डॉक्टरों की ड्यूटी को लेकर अहम फैसला लिया गया। अब डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह 9 बजे से 5 बजे तक रहेगी। इसमें सबसे पहले सुबह 8 से 2 बजे तक ओपीडी संचालन और डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह 9 से 5 बजे तक लगाए जाने से मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों में खलबली मची हुई है, क्योंकि ओपीडी समय बदलने से कई डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस पर भी असर पड़ेगा। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज व संबद्ध जिला चिकित्सालयों में डॉक्टरों की ड्यूटी सुबह 9 से 5 बजे तक रहेगी। इसी बीच 1 घंटे का ब्रेक भी नहीं दिया जाएगा। ये फैसला रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस दे सिंह की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान स्वास्थ्य सचिव, डीएम और प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और एमएस शामिल रहे। वहीं छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस डॉक्टरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। यहाँ जो डॉक्टर अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पोस्टिंग मिलने के बाद भी अस्पताल में ज्वाइनिंग नहीं ले रहे थे, उनके बॉन्ड राशि को वापस की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी एमबीबीएस डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने आयुष यूनिवर्सिटी को भी अनुबंधित डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है। दरअसल राज्य के अलग अलग शासकीय अस्पतालों में पदस्थ किए गए एमबीबीएस कॉन्ट्रैक्ट वाले चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने अपने पोस्टिंग की जगह पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया, उनके खिलाफ बॉन्ड के पैसे की वसूली की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल 9 नवंबर 2022 को 212 एमबीबीएस कॉन्ट्रैक्ट वाले चिकित्सा अधिकारियों को अपने पोस्टिंग स्थल में 5 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के लिए अंतिम अवसर दिया था, लेकिन अब सरकार इन पर कार्रवाई करेगी। वहीं एमपी सरकार के मंत्री कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर समय देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडन ही कांग्रेस की रीति नीति रही है। राष्ट्र भक्तों कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। इस देश में केवल एक परिवार, नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो जाए, ये कांग्रेस की हर समय रीति रही है, नीति रही है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई ये आज की परंपरा तो है नहीं। इस देश के संविधान निर्माता अंबेडकर जी को चुनाव हराने का षड्यंत्र किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। सुभाष चंद्र बोस जो इलेक्टेड कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको नीचा दिखाने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। गांधी जी कितने दुखी थे जवाहरलाल नेहरू से, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नीचा दिखाया था। तो ये तो कांग्रेस की आदत है। ये जो तथाकथित नेहरू कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी की थी, ये वो कांग्रेस नहीं है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। उसने आजादी के लिए कुछ किया। और आरएसएस जैसे संगठन जो देशभक्त संगठन है, जिसने इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है, उन त्यागी और तपस्वी लोगों के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, हैसियत नहीं है कांग्रेस के नेताओं की। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया। यहाँ धोती बांधकर क्रिकेट मैदान में उतरे साधु संतों ने जमकर छक्के चौके लगाए। इस दौरान मौजूद लोगों ने जमकर तालियां बजाई। दरअसल छतरपुर के KGPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहाँ अखाड़ों के साधु और मंदिर मठों के पुजारियों ने गेरुआ वस्त्र पहनकर मैच खेला। साधुओं ने बल्ला थामकर जमकर शॉट लगाए। आयोजन समिति ने साधुओं के मैच की तस्वीरें ड्रोन कैमरा उड़ाकर खींची। मंदिर मठों और अखाड़ों के संतों ने बताया कि जनता और नव युवकों को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए यह आयोजन किया गया है। साधु संत निर्मोही अखाड़े के अजानुभुज सरकार के सानिध्य में संकट मोचन सरकार और चौपरिया सरकार टीम के बीच मैच खेला गया है। चौपरिया सरकार टीम ने मैच में जीत दर्ज कराई। जब पूछा कि साधु संतों के हाथ में माला वेद शास्त्र रहते हैं, आज क्रिकेट मैदान में खेल और दौड़ पाना कितना संभव था, इसके जवाब में निर्मोही अखाड़े के महंत राजीव लोचन दास और महंत रामेश्वर दास ने कहा कि हम सभी अखाड़ों के नागा साधु हैं
तलवार भाला चलाना जानते हैं। जैसे आपने कुंभ में देखा होगा कि साधु संत हवा में कैसे तलवार घुमाते हैं, आज वैसे ही खेल के मैदान में क्रिकेट के बल्ले को घुमाया। वहीं जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का पार्थिव शरीर भोपाल स्थित स्टेट हैंगर पहुंच गया। उनके परिजन चार्टर्ड प्लेन से उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहुंचे। वहां से एम्बुलेंस के माध्यम से उनका पार्थिव शरीर होशंगाबाद की बावई तहसील के अखमऊ गांव ले जाया गया। भोपाल के स्टेट हैंगर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उनके पुत्र जयवर्धन सिंह सहित प्रदेश के तमाम नेता मौजूद रहे। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का अंतिम संस्कार दोपहर के बाद किया जाएगा। आपको बता दें कि होशंगाबाद जिले के बवई तहसील के अखमऊ गांव में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे नेता शरद यादव। बाद में बिहार की राजनीति में उनका काफी वर्चस्व रहा। वहीं इंदौर शहर में फिलहाल ठंड कपाने वाली नहीं पड़ रही है, लेकिन मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले मकर संक्रांति से इंदौर शहर में फिर से ठिठुरन वाली ठंड देखी जा सकती है। दरअसल इंदौर शहर में पहली बार ऐसा देखा गया था कि पूरा दिसंबर माह बीत जाने के बाद भी ठंड लोगों को राहत रही। पूरे माह भी गर्मी रही, लेकिन नया वर्ष लगते ही ठंड ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, जिससे ठंड नए साल का इंतजार कर रही हो। गुरुवार के दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रहा, तो सामान्य से 1 डिग्री कम है, जबकि रात का तापमान 13.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक था। इससे रात को गर्मी का एहसास जरूर हुआ। शुक्रवार सुबह से दोपहर तक का मौसम साफ था और दृश्यता 6 किलोमीटर तक की थी। हवा की रफ्तार भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से थी, लेकिन इससे ठंड का असर नहीं था। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।